नमस्कार। द नैरेटिव में आप सभी का स्वागत है। हमने हमेशा से यह देखा है कि हमारे देश में समाज को बांटने के लिए तरह तरह की धारणाएं, तरह तरह के सिद्धांत और अनेक विषय उठाए जाते हैं। समाज में कई थ्योरी लाई जाती है कि कुछ लोग बाहरी हैं, कुछ लोग मूल निवासी हैं, कुछ लोग कहीं और बाहर से आए हैं, कोई यूरेशिया से आया है, कोई मूल निवासी नहीं है, किसी ने आक्रमण कर मूल निवासियों को पीछे ढकेल दिया। इस तरह की थ्योरी को हमने हजार बार पढ़ा है और हजार बार सुना। इनमें से एक प्रसिद्ध या कहा जाए कि एक ऐसी थ्योरी जिसको सबसे ज्यादा पहले अंग्रेजों ने और अंग्रेजों के जाने के बाद वामपंथियों ने सबसे ज्यादा भुनाया, वो है आर्य आक्रमण की थ्योरी। आर्य आक्रमण की थ्योरी को लेकर तरह तरह के कहानियां गढ़ी गई, कई तरह के सिद्धांत हमारे सामने लगाए, अलग अलग स्टोरीज लाई गई। लेकिन जब आर्य आक्रमण थ्योरी की बात होती है, सिद्धांत की बात होती है, तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के विचार और उनके इस पूरे सिद्धांत पर दिए गए बयान को पढ़ना बेहद आवश्यक है। यही कारण है कि हमने आज का यह विशेष वेबिनार आर्य आक्रमण सिद्धांत पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार इस विषय के साथ शुरू किया है। इस राष्ट्रीय वेबिनार में हमारे बीच मॉडरेटर के रूप में उपस्थित हैं विवेकानंद नताम जी। विवेकानंद जी दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही आपने विवेकानंद जी को द नैरेटिव के प्लेटफॉर्म पर, इसके अलावा अन्य प्लेटफॉर्म पर भी मीडिया पैनलिस्ट के रूप में देखा होगा। इसके साथ ही विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आपने विवेकानंद जी को पढ़ा भी होगा। मैं विवेकानंद जी से अनुरोध करूंगा कि जो आज का हमारा विषय है आर्य आक्रमण का सिद्धांत पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार, इस विषय पर संक्षिप्त टिप्पणी करते हुए आज के इस वेबिनार की शुरुआत करें। साथ ही आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं उनका परिचय कराएं। आज के इस वेबिनार की शुरुआत करने का अनुरोध करने से पहले मैं अपने दर्शकों से जो आज का इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि आप इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, इस विषय से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा है, तो आप अपना प्रश्न द नैरेटिव के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, इसके अलावा फेसबुक और यूट्यूब पर चल रहे लाइव वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं विवेकानंद जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस वेबिनार को आगे बढ़ाएं। विवेकानंद जी। धन्यवाद शुभम जी। द नैरेटिव के इस लाइव कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम का विषय है आर्य आक्रमण के सिद्धांत पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार। इस विषय में नैरेटिव के सभी श्रोताओं का और सभी सब्सक्राइबर्स का मैं स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम नैरेटिव वर्ल्ड में सतीश जी और शुभम जी, आपने इस प्रकार के जो राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण विषय है, इन विषयों को समय समय पर आपने इस पर वेबिनार करते हुए, अनेक प्रकार से चर्चा सत्र है उनका आयोजन करते हुए, इन विषयों को एक अच्छे ढंग से आपके श्रोताओं तक आपने पहुंचाया है। ये बहुत ही अभिनंदनीय बात है, क्योंकि ये विषय राष्ट्र के तौर पर हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे बहुत सारी शक्तियां, जैसे आपने भी अपने परिचयात्मक जो बातें कही आपने, उसमें भी आपने कहा कि ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं इस देश में आज भी विद्यमान, जो भारत को एक राष्ट्र के रूप में खड़े होते हुए देखना नहीं चाहती। वो शक्तियां चाहती है कि भारत हमेशा विभाजित रहे, विखंडित रहे, ताकि एक प्रकार से वो जो उनकी एक अनेक प्रकार की जो क्रांतियों के संदर्भ है उनके, या फिर उनकी परिकल्पनाएं हैं, उन परिकल्पनाओं के संदर्भ में वो एक उपजाऊ भूमि जो है, एक फर्टाइल लैंड जिसे हम कहते हैं, वो उसको हम यहाँ पर जगह बनाए। तो उन्हीं में से एक ये जो सिद्धांत है आर्य आक्रमण का सिद्धांत, उसमें बहुत सारे जो पश्चिम के विचारक थे, उनका ये मानना था कि यहाँ पर आर्य और अनार्य, आर्य द्रविड़, इस प्रकार का भेद करते हुए, आर्य जो है वो कॉकेशस माउंटेन या सेंट्रल एशिया की पास्टोरल कम्युनिटीज थी, और वह कम्युनिटीज यहाँ पर आकर के भारत में उन्होंने आक्रमण किया, छल कपट से यहाँ की संस्कृतियों का उच्चाटन करते हुए अपनी संस्कृति सुपर इम्पोज की, या फिर उस संस्कृति को
एक मुख्य धारा या मुख्य प्रवाह बना दिया, जबकि वह संस्कृति यहाँ की नहीं है। तो जो तथाकथित उच्च वर्ण जिसे हम कहते हैं, या फिर उच्च जातियों की से संबंध रखने वाले सारे लोग जो है वो आर्य थे, या उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर भारत में जो भी लोग रहते हैं उच्च वर्णीय लोग जो है वो सब आर्य है। और दक्षिण भारत में या फिर अन्य जगह पे या तथाकथित जो निचली जातियां जिन्हें समझा जाता था, ऐसा उच्च और नीच इस प्रकार से कोई भेद तो होता नहीं है, लेकिन इन उन लोगों को ये माना गया कि वो द्रविड़ है, वो यहाँ के है, उनका छल कपट से पराजय हुआ है, और उनका पराजय करते हुए ये आर्य लोगों ने अपनी संस्कृति उन पर ला दी। इस प्रकार के सिद्धांत लाने के पीछे प्रमुखता से जो पश्चिमी विचारक थे उनका यहाँ पर अपनी जो राजवट थी, उनकी यहाँ पर जो सत्ता थी, उस सत्ता को परपिचुएट करना, यहाँ पर बनाए रखना ये उद्देश्य था। ये कहते हुए उन्हें ये भी कहना था कि देखिए, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता और हमारी सभ्यता एक है, आप भी बाहरी है, हम भी बाहरी है, इसलिए हम हमारे खिलाफ एक राष्ट्रीय आंदोलन जो भी आप चला रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं। ये भी एक प्रकार से यहाँ पर इम्पोज करना उद्देश्य रहा। पश्चिमी सत्ताओं का या फिर उपनिवेश, भारत में जो भी उपनिवेश था पश्चिम का, उस उपनिवेश को खत्म होने के बाद, यहाँ से उनके जाने के बाद भी यहाँ पर जो अपने आप को कम्युनिस्ट, वामपंथी जो भी कहने वाले विचारक रहे हैं, भारतीय जो नॉलेज प्रोडक्शन सिस्टम रही है यहाँ पे, यहाँ का जो एकेडमिक एनवायरनमेंट रहा है, यहाँ का एकेडमिक वातावरण रहा है, उसमें उनका प्रभाव रहा है, और उस थ्योरी को, उस सिद्धांत को वो आगे बढ़ाते रहे हैं। अब ये सब बढ़ाते हुए कभी भी बाबा साहब, जैसे अभी शुभम जी ने भी कहा कि बाबा साहब बाबा साहब तो एक ट्रेंड अर्थशास्त्री थे, एक प्रशिक्षित अर्थशास्त्री थे। उनका एमए, पीएचडी ये सारे विषय जो है उनके अर्थशास्त्र में हुए, उसी के साथ में वो संविधान के विशेषज्ञ भी थे। और इसके साथ में हमें ये भी समझने की आवश्यकता है कि वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे। तो उनकी जो किताब है हु वर शूद्रास, मतलब शूद्र कौन थे, उस संबंध में उन्होंने जो भी यहाँ पर भारत में विचार रखे, उसमें स्पष्टता से कहा कि यहाँ पर आर्य आक्रमण के सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है, कोई उसकी प्रासंगिकता नहीं है। और ये सब कहते हुए उन्होंने जो एंथ्रोपोलॉजी से जो भी प्रूफ है, जो एविडेंसेस है, प्रमाण है, वो प्रमाण यहाँ पर देते हुए उन्होंने सारे विचार रखे। और बाबा साहब जो भी लिखते थे, क्योंकि बाबा साहब के संबंध में ये भी हमें समझने की आवश्यकता है कि वो ग्रेजुएशन के बाद की उनकी जो आगे की पढ़ाई है वो विश्व के विख्यात विश्वविद्यालयों में हुई थी, इसीलिए जो भी बात वे कहते थे उसको प्रमाण के बिना वे नहीं कहते थे, प्रमाण देते ही वे कहते थे। इसलिए बाबा साहब के संदर्भ में उनके इन विचारों को समझने की आवश्यकता है। आज बाबा साहब के विचारों को अनेक मंचों पर सब लोग जिस प्रकार से रखते हैं और उनके विचारों का उपयोग करते हुए और विभाजित करने वाली मानसिकताओं को बढ़ावा देने की कोशिशें यहाँ पर जो भी हो रही है, अनेक प्रकार की जो यहाँ पे आंदोलन चलते हैं, अनेक प्रकार की जो विचारधाराएं प्रचलित दिखाई पड़ती है, वे सारी आंदोलन और वे सारी विचारधाराएं बाबा साहब के इस प्रकार के विचारों को कभी भी सामने नहीं लाते हैं। मुझे स्वामी विवेकानंद जब कोलंबो में आए थे तो उन्होंने एक भाषण किया था कि भारत को अगर हमें एक राष्ट्र के रूप में खड़े करना है तो यहाँ पर भारत के सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी है। उन समस्याओं को सुलझाते हुए हमारी जो स्कैटर्ड स्पिरिचुअल फोर्सेस है, हमारी जो आध्यात्मिक शक्तियां इतनी सारी बिखरी हुई वो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को साथ में लाते हुए हमें हमारा जो धर्म है, हमारे धर्म की कॉन्सेप्ट और रिलीजन की कॉन्सेप्ट, इसमें अंतर है। पिछले कार्यक्रमों में भी उसके संदर्भ में मैंने जिक्र किया था नैरेटिव पर। तो ये धर्म, हमारी आध्यात्मिक और धर्म से संबंधित जो भी बिखरी हुई शक्तियां हैं, उन शक्तियों को साथ में लाते हुए एकता के भाव को दृढ़ करना होगा और एक सशक्त और सबल राष्ट्र का निर्माण करना होगा। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है उनके सारे भाषणों में, उनके सारे जो भी कृति रही, उनका जीवन, विचार और कृति, उनका सारा जो दर्शन रहा है उसमें उन्होंने कहा है। उसी परंपरा के मुझे लगते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी उसी परंपरा के एक महान विद्वान, महान पुरुष, महान नेता, और हम जिन्हें भारत रत्न या विश्व मानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, वे उनके विचारों में हमें दिखाई पड़ता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर
उनका ये सब कहते हुए मुझे हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए और हमें अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि स्वतंत्र भारत का संविधान लिखने की जब बात आई, तो उस संविधान सभा के मसूदा समिति के जो अध्यक्ष है, हमारे सौभाग्य से वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। इसलिए इन सारी बिखरी हुई शक्तियों को साथ में कैसे जोड़ा जाए, इस दिशा में भी उन्होंने कदम उठाए। उस दिशा में हमारे संविधान में उन्होंने प्रावधान किए हैं। बाबा साहब को समझने वाले दोनों भी साइड्स हम जिसे कह सकते हैं, वो दोनों भी विभाजित साइड्स के लोग जो है बाबा साहब को उन्होंने ठीक से समझा नहीं है। इसलिए बाबा साहब के विचारों को लेकर के अनेक प्रकार की भ्रांतियां दोनों भी साइड्स में है। जो तथाकथित जिनको हम कहते हैं कि उच्च वर्णीय समाज के कुछ लोग हैं, या फिर हम जिन्हें कहते हैं कि जो वंचित समाज है, जिसको सबॉल्टर्न सेक्शन कहा जाता है, उस समाज के लोगों में भी इस प्रकार की भ्रांतियां विद्यमान है। उन भ्रांतियों को दूर करते हुए एकता का भाव कैसे निर्माण हो सके, इसके लिए कोशिश करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आर्य आक्रमण जैसे सिद्धांत बाबा साहब ने जो रखे हैं, हुवर शुद्राज उनकी जो किताब थी, उन विचारों को उसको उजागर करते हुए इस प्रकार की भावनाओं को आगे ले आना आज के समय की मांग है। बाबा साहब ने जब 1927 में शायद उनके एवला की जो कॉन्फ्रेंस थी, येवला परिषद में अपने अनुयायियों का नेतृत्व करते हुए उन्होंने कहा था कि दो आई एम बॉर्न एज हिंदू, आई एम नॉट गोइंग टू डाई एज हिंदू। तो मुझे क्षमा करिए, मुझे एग्जैक्ट वो साल याद नहीं आ रहा है, लेकिन येवला के कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये घोषणा की थी। और वो 1930 का दशक रहा है जब उन्होंने वो घोषणा करी थी। और बाबा साहब ने जो धर्म परिवर्तन किया वो तो 1952 में किया है, नागपुर में, जो बौद्ध धर्म की दीक्षा उन्होंने ली थी। अब उनके इस धर्म परिवर्तन के संदर्भ में भी हमें समझने की आवश्यकता है। यह अनुमान हमें बिल्कुल सेफली हम लगा सकते हैं कि बाबा साहब ऐसे किसी विचार में, ऐसे किसी मत में वे परिवर्तित नहीं हुए कि जो मत इस भूमि से संबंधित नहीं था। इसी से बाबा साहब के विचार, बाबा साहब की दृष्टि और बाबा साहब के कार्य की महानता का परिचय हमें होता है कि उन्होंने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली ताकि राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की सार्वभौमिकता जो है वो बनी रहे। वो बाबा साहब के विचारों में परिलक्षित होता है। मुझे आज के